Dear students, we are studying the first chapter of class 10 history, and in the previous video we have studied some part of it. Today we are going to start the second segment, the making of nationalism in Europe. Making of nationalism, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आती है वो हम लोग इस कंटेंट में समझने की कोशिश करेंगे. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. अगर हम मिड 18th सेंचुरी के मैप को देखें तो उसमें हम पाएंगे कि उस समय जितने भी ये स्टेट्स हुआ करते थे वो नेशन स्टेट्स नहीं थे, यानी आज से वो बिल्कुल भिन्न थे. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज दिस नेशन स्टेट? ये नेशन स्टेट क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, नेशन स्टेट्स मीन्स अ पॉलिटिकल बॉडी in which certain population, certain culture, certain government, especially chosen by the people, exist. यानी ऐसा राष्ट्र जिसका लैंग्वेज लगभग समान हो, कल्चर समान हो, जो सेम हिस्ट्री को शेयर करते हो, जिनका डिवोशन डेडिकेशन अपने राष्ट्र की गवर्नमेंट और राष्ट्र के प्रति होता है, उसे हम नेशन स्टेट के रूप में समझते हैं. तो आज के दिन लगभग पूरे विश्व में अधिकांश देश हैं जो नेशन स्टेट के रूप में हैं. इंडिया भी एक नेशन स्टेट है जो कि 1947 से पहले, यानी हमारे देश की आजादी से पहले, यह एक नेशन स्टेट की कैटेगरी में नहीं था, क्योंकि उस समय जो सरकार थी, द गवर्नमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ आवर नेशन वाज नॉट चूजन बाय अस, दे वर नॉट बाय आवर कंसेंट. दैट्स व्हाई एट दैट टाइम इंडिया वाज नॉट नेशन स्टेट. तो नेशन स्टेट होने के लिए हमें चार चीजों का ख्याल रखना होता है. एक पॉलिटिकल बाउंड्री होनी चाहिए, उसमें रहने वाले सभी लोग एक समान कल्चर, एक समान लैंग्वेज शेयर करते हो, एक समान उनकी हिस्ट्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट हो वो पब्लिक कंसेंट से बननी चाहिए. हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी के दूसरे फॉर्म हो सकते हैं. सो आफ्टर मिड 18th century there were several changes in the world, especially in Europe, and many countries become nation state. What we know today as Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territories, and Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people. आज जिनको हम जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड के रूप में देखते हैं, ये आज नेशन स्टेट के रूप में है, लेकिन उस समय ये नेशन स्टेट के रूप में नहीं थे. ये किंगडम में, डचीज में, कैंटन्स में बटे हुए थे, और यहाँ के जो रूलर्स हुआ करते थे वो ऑटोनोमस हुआ करते थे. ऑटोनोमस मतलब कंप्लीटली स्वायत्त, जो अपना निर्णय लेकर के जनता पर थोप देता हो. हम कह सकते हैं निरंकुश शासक उस समय हुआ करता था. तो ऑटोनोमस रूलर्स के अधीन ये क्षेत्र हुआ करते थे. यहां पर जो लोग रहा करते थे, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूरोप के मध्य भाग में और यूरोप के ईस्टर्न पार्ट में मेनली मोनार्क एग्जिस्ट किया करता था. मोनार्क मतलब राजतंत्र, यानी राजा का शासन वहां हुआ करता था. यहां पर रहने वाले लोग भी डाइवर्स पीपल थे, यानी विभिन्न प्रकार के लोग थे. उनकी भाषाएं अलग थी, उनके कल्चर अलग थे, उनके रहन सहन तौर तरीके ये सब कुछ अलग थे. तो उस परिस्थिति में नेशन स्टेट के बारे में सोचना भी बहुत ही मुश्किल था. फॉर एग्जाम्पल, दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज चेंजिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑन अ कॉमन कल्चर. ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, उनकी भाषाएं अलग अलग हुआ करती थी. दे बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ हैब्सबर्ग अंपायर दिया गया है. हैब्सबर्ग अंपायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी. जो हैब्सबर्ग अंपायर था वो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन किया करता था, एंड इट वाज द पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल. यहां पर बहुत सारे प्रकार के लोग थे और कई क्षेत्रों को एक साथ इसमें शामिल किया गया था. कौन कौन से लोग थे यहाँ पे? इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स. पहले रीजन्स की बात की गई है, कौन कौन से क्षेत्र इस क्षेत्र में आते थे. तो अल्पाइन रीजन्स थे,
द टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनटेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया। इस रीजन में हैब्सबर्ग अंपायर में जो क्षेत्र आते थे वो अल्पाइन रीजन्स के क्षेत्र थे, जिसमें टाइरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनटेनलैंड आता है। इसके साथ साथ इसमें बोहेमिया भी शामिल था, जिसमें अरिस्टोक्रेसी डोमिनेट कर रहे थे। दिस एरिया वाज डोमिनेटेड बाय अरिस्टोक्रेसी एंड दीज अरिस्टोक्रेसीज यूज्ड टू स्पीक जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा ये लोग बोला करते थे। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेशिया। इसमें लंबार्डी और वेनेशिया के लोग भी थे, जो इनकी जो भाषा हुआ करती थी वो इटालियन भाषा हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि हैब्सबर्ग अंपायर में विभिन्न प्रकार के क्षेत्र थे, विभिन्न प्रकार के लोग थे, विभिन्न प्रकार की बोलियां यानी लैंग्वेजेस थे, अलग अलग प्रकार के कल्चर थे। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार। दूसरा एग्जाम्पल यहां हंगरी से दिया गया है। हंगरी में रहने वाले लोगों में अधिकांश लोग मैग्यार भाषा बोला करते थे, मैग्यार लैंग्वेज, while the other half people spoke a variety of dialects। वहीं बाकी आधे लोग जो थे वो कई प्रकार की भाषाओं को वो बोला करते थे। So in गलीशिया the aristocracy spoke Polish। गलीशिया में जो संभ्रांत लोग थे, अरिस्टोक्रेसी थे, वे पॉलिश भाषा बोलते थे। Besides these three dominating groups, there also lived within the boundaries of empire a mass of subjects of peasant people। इनके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ पर पीसेंट्री भी रहा करती थी, किसान रहा करते थे। बोहेमियंस, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेंसेस इन कार्नियोला, क्रोएट्स इन द साउथ एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वानिया। ट्रांसिल्वानिया में पीजेंट्री का ये अलग अलग ग्रुप के लोग हुआ करते थे, जो अलग अलग भागों में रहा करते थे। Such differences did not easily promote a sense of political unity। हमारे यहाँ इस एग्जाम्पल को देखने का मेन उद्देश्य ये है कि आखिर इनके बीच राष्ट्रवाद की भावना कैसे आए। जब ये अलग भाषा बोलते हैं, अलग रंग ढंग से रहते हैं, अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो इनमें नेशनल यूनिटी की बात आना, नेशनलिज्म की भावना आना, ये बहुत ही मुश्किल था। इसी को यहाँ पे कहा गया है कि इनमें राष्ट्रवाद को प्रमोट करना, नेशनल यूनिटी को प्रमोट करना, ये बहुत ही मुश्किल था। द ओनली टाई बाइंडिंग these diverse groups together was a common allegiance to the emperor। और यहाँ के लोगों के एक साथ जुड़े होने का एकमात्र जो बंधन था वो था एम्पेरर के प्रति अपनी निष्ठा। यानी जो शासक हुआ करता था, शासक के प्रति लोग वफादार होते थे या उन्हें वफादार होने के लिए मजबूर किया जाता था। इसी वजह से वे सभी एक साथ थे। इसके अलावा राष्ट्र के लिए कोई विशेष भक्ति वाली बात इनमें नहीं थी, जिसकी कोशिश की जा रही थी। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। अब हम समझते हैं कि जब इतने सारे डिफरेंसेस थे तो आखिर ये नेशन स्टेट की भावना कैसे आई, इसको हम आगे समझते हैं। नाउ द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जैसा कि हमने देखा, यूरोप में जनरली दो प्रकार के लोग हुआ करते थे। एक अरिस्टोक्रेसी हुआ करते थे, ये बहुत अमीर हुआ करते थे, इनके बारे में डिटेल्स हम नीचे देखेंगे। और एक नया क्लास यहां उभर करके आता है। द न्यू क्लास वाज द न्यू मिडिल क्लास। It was renamed as middle class. Earlier it was aristocracy and peasantry. And from aristocracy and peasantry, a new class appeared. That class was middle class. So how it happened? Let's understand. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. इस कॉन्टिनेंट में, यूरोप में जो सबसे डोमिनेंट क्लास था वो कौन सा क्लास था? अरिस्टोक्रेसी। इसका समाज पर भी और राजनीति पर भी पकड़ था। समाज में भी ये दबंग थे और राजनीति में भी इनका काफी अधिक वर्चस्व हुआ करता था। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। इन लोगों की जो लाइफ हुआ करते थे वो प्राय कॉमन हुआ करते थे, एक समान हुआ करते थे। दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। और इनके जो ये कॉमननेस हुआ करता था वो रीजन वाइज वेरी नहीं करता था। यानी किसी भी क्षेत्र के अरिस्टोक्रेसी हो, प्रायः उनका रहन सहन एक समान हुआ करता था। They owned estates in the countryside and town houses। इनका देहात क्षेत्रों में काफी अधिक जमीनें हुआ करती थी, काफी अधिक ये लैंड प्रॉपर्टी के ओनर्स हुआ करते थे।
लेकिन शहरों में इनके पास काफी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हुआ करते थे। गांव में जमीन, शहरों में इनका घर हुआ करता था। ये कौन सी भाषा बोलते थे? दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन द हाई सोसाइटी। हाई सोसाइटी में डिप्लोमेसी के लिए ये फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। कुछ भाषाएं उच्च सामाजिक ओहदे का परिचायक बन जाती हैं, तो वहां पर फ्रेंच भाषा बोलना अपने आप में एक सम्रांत समूह से जुड़े होने का सबूत हुआ करता था। तो ये फ्रेंच बोला करते थे, डिप्लोमेसी के फील्ड में अपनी हाई स्टेटस शो किया करते थे। सो दे वर स्पीकिंग फ्रेंच लैंग्वेज। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। ये जितने अरिस्टोक्रेसी थे ये अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और इनके बीच जो ये लगाव था, ये लगाव शादी संबंध की वजह से था। अरिस्टोक्रेसी की शादी दूसरे परिवार में हुआ करती थी और उससे वो जुड़े रहते थे। सो द अरिस्टोक्रेसी वर लेस इन नंबर बट दे वर द ओनर्स ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज। दिस पावरफुल अरिस्टोक्रेसी was made up of numerically small groups। ये जो बड़ी संख्या में अरिस्टोक्रेसी थे, इनकी संख्या अगर नंबर के हिसाब से देखें तो ये छोटे थे, बहुत कम संख्या में हुआ करते थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंटी। यूरोप में अधिकांश जो लोग हुआ करते थे वे पीजेंटी थे, यानी किसान थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स। यूरोप के वेस्टर्न पार्ट में अधिकांश जमीनों पर खेती ये टीनेंट्स किया करते थे। टीनेंट्स मतलब किराएदार, यानी जो जमीन पर खेती करते थे और उपज का अधिकांश हिस्सा जमीन के मालिकों को दिया करते थे। एंड स्मॉल ओनर्स, कुछ छोटे मोटे किसान भी थे जो जमीन को ओन किया करते थे, उनके मालिक हुआ करते थे। वाइल इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूरोप के मध्य भाग में और पूर्वी भागों में अगर जाएं तो वहां पर बड़े बड़े लैंड फार्म्स हुआ करते थे जिसमें खेती सर्फ लोग किया करते थे, यानी वहां पर सर्फडम हुआ करता था। यहां समझने वाली बात है कि ये सर्फडम क्या है। डियर फ्रेंड्स, जैसे स्लेवरी होता है वैसे ही सर्फडम होता है। स्लेवरी में क्या होता है, लोगों की खरीद बिक्री होती है, लेकिन सर्फडम में क्या होता है, जो व्यक्ति सर्फ के रूप में काम करता है वह उस जमीन से जुड़ जाता है, उसका काम है केवल और केवल खेती करना और उपज को उसके मालिकों को देना। ऐसा देखा गया कि अगर जमीन को जमींदार बेच रहे हैं तो उसके साथ साथ इन सर्फ लोगों को भी बेच दिया जाता था। इस तरीके से जो भी जमीन का मालिक हुआ करता था उसके अधीन सर्फ लोगों को काम करना पड़ता था। तो इस तरह से सर्फडम की परंपरा यूरोप में चल रही थी। तो यूरोप के मध्य भाग में और ईस्टर्न पार्ट में अधिकांश जमीन हुआ करते थे जो सर्फडम के अंतर्गत हुआ करते थे। सर्फ लोग इस पर खेती बाड़ी किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। इन द वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market। 18th सेंचुरी के मध्य से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय शुरू हो गया, जब इंडस्ट्री सेटअप होने लगे, तो एक नया क्लास उभर करके आया जो यूरोप के वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में देखने को मिला। यहां इंडस्ट्री लगने लगे, ट्रेड डेवलप हुआ, व्यापार होने लगे। इन व्यापारों की वजह से एक कमर्शियल क्लास अपीयर हुआ और इन लोगों का टोटल जो इनकम था वो मार्केट पर आधारित था। ये व्यापार करते थे। दे वर प्रोड्यूसर्स, दे वर परचेजर्स एंड दे यूज्ड टू अर्न गुड मनी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इंग्लैंड 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। पहली बार इंग्लैंड में 1730s में इंडस्ट्री लगे थे। हालांकि इसका डेवलपमेंट 1760s के बाद हुआ था, इसकी बात यहां कही गई है। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट्स इट ऑकर्ड ओनली ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। फ्रांस में या जर्मन स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 19th सेंचुरी में हुए थे। यानी हम कह सकते हैं कि यूरोप के बाकी हिस्सों की तुलना में फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस लेट से हुआ था, देर से हुआ था। इन इट्स वेक ऑफ न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। और इसी दौरान एक नया सोशल ग्रुप सामने आया और वर्किंग क्लास प्रोडक्शन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स
जो ये मिडिल क्लास सामने आया, इस मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग थे? तो काम करने वाले लोग थे। इनमें आपको इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, प्रोफेशनल्स हुआ करते थे, तो ये मिडिल क्लास के रूप में उभर करके आए। इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉल इन नंबर। यूरोप के सेंट्रल पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में, मध्य और पूर्वी भागों में इनकी संख्या छोटी थी। दे वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th century। 19th century तक इनकी संख्या काफी कम रही। It was among the educated liberal middle classes that the ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity। तो ये जो मिडिल क्लास सामने आया, इस मिडिल क्लास के अंदर ही यह कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि जो यहाँ पर प्रिविलेज लोगों को दिए गए हैं वो समाप्त होनी चाहिए और देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। देश में ऐसे नियम कानून होने चाहिए जो समानता देती हो, जो जिसमें सभी को एक बराबर महत्व दिया गया हो, सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर वो एक समान हो। तो नेशनलिज्म की भावना इस मिडिल क्लास के अंदर आई और इसके लिए इन लोगों ने कार्य किए, प्रयास किए। सर से ये कंटेंट हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के टॉपिक बस इतना ही। मैं कहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी नए वीडियो डाले जाएं वो तुरंत आपके पास पहुँचे। लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में अभी बहुत आगे नहीं चल रहे हैं उनको भी मोटिवेट करें कि वो पढ़ें। और फिर हम मिलते हैं इस चैप्टर के अगले सेगमेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।